हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हम वेलकम करते हैं। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर अपडेट लेके आते हैं। हर दिन की जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी वो हम कवर करते हैं। उसके लिए हम अपने यूट्यूब सेशन करते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए या कोई भी लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए। फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि जेकेएसएसबी है, एसएससी के एग्जामिनेशन है या रेलवे के एग्जामिनेशन है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली न्यूज। राजीव कुमार टेक्स चार्जेस एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजीव कुमार जो है वो नई इलेक्शन कमिश्नर बनने जा रहे हैं। राजीव कुमार जो है वो ऑफिशियली अब सितंबर 1 जो 2020 था, इस दिन से अपना चार्ज ले लेंगे। तो राजीव का एज्यूम चार्जेस एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 1 2020। तो डेट याद रखेंगे, सितंबर 1 2020 से जो है राजीव कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। He was formally joined the Election Commission of India and will be working alongside other election commissioner like जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है जैसे कि सुशील चंद्रा है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा है, इन्हीं के साथ जो है ये साइड बाय साइड काम करेंगे। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार जो है वो रिटायर्ड 1984 बैच आईएएस ऑफिसर है जो कि झारखंड कैडर के थे, और उसके बाद जो है ये सर्व कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और दूसरी मिनिस्ट्रीज में। 2012 से लेकर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो है वो एज अ सेक्रेटरी भी जो है इन्होंने काम किया है। तो जब बैंकिंग का मर्जर किया था अभी रिसेंटली, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है 4 बना दिए गए थे, तब भी जो है राजीव कुमार का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था। So he has reported to have brought in fundamental changes in the banking sector and played a significant role in the merger of the 10 public sector bank into the 4। तो याद रखेंगे राजीव कुमार के बारे में ये सारी बातें। सेकंड न्यूज हमारे पास रहेगी, अभी आप देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 23.9% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 23.9% इन द क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2021। वर्स्ट जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन इन डिकेड। तो बहुत से डिकेड्स की अगर हम पिछले डिकेड्स की बात देखिए, ऐसा हाल जो है जीडीपी का कभी नहीं हुआ। तो ये पहली बार हुआ कि इतनी ज़्यादा जो है कंट्रैक्शन जीडीपी में जो है वो हुई है, और जो ऑलमोस्ट हर सेक्टर जो है वो नेगेटिव में ग्रोथ में चला गया है। तो इंडिया जीडीपी कोलैप्स्ड बाय 23.9% इन अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ द ईयर 2021। एज पर द डाटा, ये जो डेटा दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दिया है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देखेंगे बहुत से सेक्टर जो है यहाँ पर हमने लिए हुए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कोल है 1920 में 2020 में जो है 2.6 से जो है ग्रो कर रहा था, और आज जो है ये भी नेगेटिव में चला गया है, -15 में हो गया है। तो प्रोडक्शन ऑफ कोल भी जो है ये डिपार्टमेंट ये वाला, इसमें भी जो है कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, ये भी नेगेटिव में चला गया है। सिमिलरली क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में देखेंगे ये भी नेगेटिव में चला गया है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ये भी नेगेटिव में चला गया है, कंजप्शन ऑफ स्टील ये भी नेगेटिव में है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें जो कुछ भी पॉजिटिव चीज हो, तो हर सेक्टर जो है वो नेगेटिव में चला गया है, किसी की भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो यहीं पे इसके रिलेटेड आपके पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच इन द क्वार्टर फर्स्ट ऑफ द फिस्कल ईयर 2021। हम सभी जानते हैं 23.9% से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है जीडीपी। चलेंगे हम अपनी अगली न्यूज की तरफ और उसी के साथ अगला क्वेश्चन भी करेंगे। जापान Japan has committed an official development assistance loan worth rupees 3,500 crore to the India for COVID-19 crisis emergency response support। देखिए, जापान जो है इंडिया को जो है वो लोन देने वाला है। कितना लोन होगा? वो 3,500 करोड़ रुपीस का जो है वो लोन होगा। तो जापान हैज कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन वर्थ रुपीज 3,500 करोड़ टू इंडिया। किसके लिए दिया जा रहा है? फॉर कोविड 19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट के लिए।
This was agreed upon through the exchange of note between the ambassador of the Japan to India. एम्बेसडर जो है जापान के जो कि इंडिया में है, जिनका नाम क्या होगा आप याद रखेंगे, सुजुकी सतोशी जो है वो जापान के एम्बेसडर है इंडिया में। एंड द एडिशनल सेक्रेटरी इन इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर CS महोपात्रा, तो इनके बीच में जो है एग्रीमेंट हो गया है कि जापान जो है इंडिया को 3500 करोड़ का जो है वो लोन देगा। और यहीं पर क्वेश्चन आएगा, विच नेशन हैज कमिटेड डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन विद वर्थ रुपीज 3500 करोड़ टू इंडिया। तो हम सारे ही जानते हैं रशिया तो नहीं देने वाला, जापान देने वाला है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना, एम्बेसडर ऑफ जापान कौन थे यहाँ पर, वो कौन थे, सुजुकी सतोशी जो थे वो एम्बेसडर थे जापान के, याद रखेंगे आप। चलेंगे अगली न्यूज की तरफ और साथ में ही अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लेंगे उसी न्यूज से रिलेटेड। पार्लियामेंट्स मॉनसून सेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम सितंबर 14 टू अक्टूबर 1 2020। तो पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। So this session will be held with strict observance। यहाँ पर सारे के जो सेफ्टी नॉर्म्स है जैसे कि सोशल डिस्टेंस और वेयरिंग ऑफ द मास्क है, इसे कंपलसरी किया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है ये सेशन चलेगा। तो यहीं पर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। व्हेन विल द पार्लियामेंट मॉनसून सेशन बिगिन, तो हम सारे ही जानते हैं सितंबर 14 को जो है वो शुरू होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज सेट टू इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरो इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 650 मिलियन यूरो जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है किस चीज के लिए, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम यहाँ पर कानपुर उत्तर प्रदेश में कानपुर की पहली मेट्रो लाइन। तो उसके लिए जो है 650 मिलियन यूरो जो है EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो इन्वेस्ट करेगा। It will enable around 3 million people in the city to benefit from the fast and affordable public transport। तो यहीं पर आप क्वेश्चन आ सकता है, which international bank will invest euro 650 million euro for the construction of Kanpur फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। तो वो कौन होगा, वो हमारे पास जो होगा वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं होगा, वो कौन होगा, EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक होगा। चलेंगे अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी J&K से। न्यूज हमारे पास चारू सिन्हा हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर to get appointed as the Inspector General of the CRPF। तो चारू सिन्हा जो है उन्हें जो है वो अपॉइंट किया है अभी फीमेल फर्स्ट IPS ऑफिसर जो थी उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF जो है वो अपॉइंट किया है, जो कि श्रीनगर में जो है जिनकी ड्यूटी रहेगी, जो श्रीनगर सेक्टर को देखेगी। तो नाम क्या है, वो चारू सिन्हा है, आपने न्यूज में भी पढ़ लिया होगा। चारू सिन्हा हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर टू गेट अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द CRPF इन द श्रीनगर sector। Charu Sinha is a 1996 batch IPS officer from Telangana cadre। She will now be heading the Srinagar sector of the CRP as the Inspector General। तो यहीं पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who has become the first female IPS officer to be appointed as the CRPF Inspector General in Srinagar। और अब हम सभी जानते हैं उनका नाम क्या होगा, चारू सिन्हा होगा। तो याद रखेंगे हम चारू सिन्हा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। CSIR CMERE has set up the world's largest solar tree at the residential colony in Durgapur, West Bengal। The solar tree has an installed capacity of about 11.5 किलोवाट। तो क्या समझे,
सेंट्रल जो सीएसआईआर लैब्स होती है, उसी तरीके से हर जो है हम ब्रांच पढ़ते हैं साइंस की, उनकी एक लैब होती है। और ये जो CMER, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब है, जो कि कोलकाता के दुर्गापुर में है। ठीक है, CSIR लैब। इन्होंने जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो बनाने जा रहे हैं, जो कि रेजिडेंशियल कॉलोनी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो है वहां पर सेटअप किया जाएगा। सोलर ट्री जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 11.5 किलोवाट होगी। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सी होगी? वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि दुर्गापुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। China has built a surface-to-air missile near a lake which is a part of Kailash Mansarovar amid the rising border tension with India over the standoff in the eastern लद्दाख सेक्टर। तो अभी हम जैसे जानते ही है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो है एक तनाव पैदा हो गया दोबारा से लद्दाख को लेकर। तो इसकी वजह से चाइना ने जो है सरफेस टू एयर मिसाइल जो है अपना है वो कैलाश मानसरोवर के पास जो है इस लेक के पास जो है वो बिल्ड कर लिया है। इसे जो है वो इसे जो है वहां पर रख दिया गया है। तो ये बॉर्डर टेंशन की वजह से। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पूछा जाता है क्वेश्चन, विच नेशन हैज बिल्ट अ सरफेस टू एयर मिसाइल नियर अ लेक विच इज अ पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर, तो वो कौन सी है? चाइना ने जो है ये बिल्ट कर दिया है सरफेस टू एयर मिसाइल कैलाश मानसरोवर लेक के पास। और आज की हम आखिरी न्यूज हम देख लेते हैं। जो हमारी आखिरी न्यूज रहेगी, the September the Supreme Court on September 1st, 2020 granted the telecom companies including the Vodafone, Idea, Airtel, Bharti a time period of 10 years to clear their pending adjusted gross revenue due to the Indian dues to in government। तो सुप्रीम कोर्ट ने September 1st, 2020 को ग्रांटेड द टेलीकॉम कंपनी, उनमें कौन कौन सी कंपनी है, जैसे कि वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, इनको 10 साल का जो है वो टाइम दिया गया है कि अपनी आप जो AGR जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 10 साल में जो है वो दे दें इंडियन गवर्नमेंट को। तो यहीं पे याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट has given how much time to telecom companies to clear their pending AGR। कितने साल का टाइम दिया गया है? 10 साल का टाइम दिया गया है। तो इस तरीके से आज के हम डेली करंट अफेयर जो सीरीज है, हमने आज की मेन न्यूज जो है वो कवर कर ली है। तो आप जो है अगर ये वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पे जो है हम क्विज शुरू कर रहे हैं दोबारा से, आप जो है उस क्विज में पार्टिसिपेट कर लीजिए। पेज को लाइक के लिए कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।